जब सी या सी प्लस प्लस में कोड करते हैं तो हम मेललॉक और कैलॉक का यूज करके मैनुअली मेमोरी मैनेज करते हैं और उसके बाद मेमोरी को फ्री करना होता है, वरना मेमोरी लीक। और इसी तरह रस्ट में होता है ओनरशिप सिस्टम, बोरोइंग रूल्स और लाइफ टाइम। ये सब आपको इंश्योर करना पड़ता है ताकि मेमोरी सही टाइम पे एलोकेट हो और सही टाइम पे फ्री हो, वरना फिर से मेमोरी लीक। यानी काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्रामर के ऊपर। लेकिन हम पाइथन में कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं करते, ना ही फ्री करते हैं और ना ही डिलीट करते हैं। लेकिन फिर भी पाइथन का प्रोग्राम बिल्कुल स्मूथ चल जाता है। तो आइए देखते हैं पाइथन में ऐसी कौन सी टेप लगी हुई है जिसकी वजह से मेमोरी लीक नहीं होती। तो आइए इसकी बिग पिक्चर को समझते हैं। सबसे पहले एक ट्रुथ कि पाइथन भी मेमोरी मैनेज करता है, लेकिन उसने हमारे लिए इसको ऑटोमेटिक बना दिया है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो पाइथन उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता ही करता है, लेकिन बस वो ये काम बैकग्राउंड में करता है। और ये बैकग्राउंड सिस्टम दो हीरोज चलाते हैं, रेफरेंस काउंटिंग और गार्बेज कलेक्टर। ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि मेमोरी लीक ना हो और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स रैम ना खाते रहें। तो आइए सबसे पहले रेफरेंस काउंटिंग को समझते हैं। ये पाइथन का एक फास्ट और प्रिडिक्टेबल सिस्टम है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पाइथन उसका एक रेफ काउंट रखता है। तो जैसे हमने x को असाइन किया 10 और y के अंदर असाइन किया x, तो अब 10 का रेफरेंस काउंट हो गया 2। तो अगर हम x को डिलीट कर देते हैं या फिर ये स्कोप से बाहर चला जाता है तो रेफरेंस काउंट अपने आप 1 हो जाता है। और जब रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है तो पाइथन उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फ्री कर देता है। देखा ये कितना सिंपल और फास्ट है। लेकिन इसकी भी एक वीकनेस है, सर्कुलर रेफरेंस। तो आइए सबसे पहले सर्कुलर रेफरेंस को समझते हैं। मानिए ए बी को पॉइंट कर रहा है और बी ए को पॉइंट कर रहा है, तो अब इस केस में कभी भी इनका रेफरेंस काउंट 0 नहीं हो सकता। भले ही आपने दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करना बंद कर दिया हो, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो सर्कुलर रेफरेंस को समझने के लिए सपोज कीजिए एक कॉरिडोर में 2 गेट्स हैं और दोनों गेट एक दूसरे को पीछे से ब्लॉक कर रहे हैं। तो डोर ए को खोलने के लिए पहले डोर बी को खोलना पड़ेगा, लेकिन डोर बी को खोलने के लिए पहले डोर ए को खोलना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट दोनों स्टक हो जाते हैं। बस यही हालत सर्कुलर रेफरेंस में होती है। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहते हैं और पाइथन कभी भी उनका रेफ काउंट 0 नहीं कर पाता। और यही आता है पाइथन का दूसरा सुपर हीरो, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर का एक काम है सर्कुलर रेफरेंस को डिटेक्ट करना। तो गार्बेज कलेक्टर हर थोड़ी देर में बैकग्राउंड में रन होता है। वो मेमोरी में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करता है और देखता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स रीचेबल है और कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम में से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स अब किसी भी काम के नहीं रहे, गार्बेज कलेक्टर उनको सेफली फ्री कर देता है। तो गार्बेज कलेक्टर एक ऐसा सफाई कर्मचारी है जो चुपचाप बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली काम करता है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेमोरी मैनेज करने के लिए पाइथन में एक और हिडन लेयर होती है, पाई मेलॉक मेमोरी पूल्स। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम से बार बार मेमोरी नहीं मांगता, वो अपना खुद का मेमोरी पूल्स मेंटेन करता है। तो आइए देखते हैं इसका फायदा क्या है। जब आप कोई भी वेरिएबल को डिलीट करते हैं तो उसकी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को हाथों हाथ रिटर्न नहीं होती। पाइथन उसको अपने मेमोरी पूल में रख लेता है ताकि फ्यूचर के अंदर एलोकेशन फास्ट हो सके। इससे परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है और प्रोग्राम स्लो नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी x = 10 लिखो, या फिर कोई फंक्शन रिटर्न हो, या फिर कोई लूप एंड हो, या फिर कोई वेरिएबल स्कोप से बाहर चला जाए, तो याद रखना पाइथन बैकग्राउंड में साइलेंटली काम कर रहा होता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। चाहे रेफरेंस काउंटिंग हो, गार्बेज कलेक्टर हो या फिर मेमोरी पूल, सब कुछ ऑटोमेटेड है। हमें सिर्फ हमारे लॉजिक पे ध्यान देना होता है, बाकी सब कुछ पाइथन संभाल लेता है। तो मेमोरी के बारे में बस इतना ही। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन का ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक क्या सच में एक बॉटलनेक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो उसको शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।